रेलवे की सामान्य ज्ञान की आज ये गुप्त एंड गुप्तोत्तर साम्राज्य की ये वीडियो दोस्तों। तो इसका ये पहले क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें खालिस्तान की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो हमें किसकी जानकारी प्रदान करता है? तो ये दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी, समुद्रगुप्त जो शासक हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो हमारा प्रयाग प्रशस्ति है, हमें वो दोस्तों ये जो हमारा समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, यह जो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे दोस्तों, उसका नाम हरिसेड है और उन्हीं के द्वारा ये रचित है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवे के लिए मेरी इस यूट्यूब ज्ञान सेवा चैनल पर दोस्तों सीरीज चल रही है, जिसमें जीएस, साइंस, मैथ, रीजनिंग सब कुछ बताया जा रहा है दोस्तों। तो आप इस हमारे ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन निम्न में से किस वंश से संबंधित हैं? तो हर्षवर्धन दोस्तों पुष्यभूत वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों किससे? पुष्यभूति वंश से दोस्तों ये हमारे सम्राट हर्ष हमारे संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। इससे संबंधित दोस्तों फैक्ट बता दूं कि हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 ईस्वी तक का शासन कर रहा था दोस्तों। और उत्तर भारत में सातवीं जो शताब्दी है उसके शक्तिशाली राज्य थानेश्वर दोस्तों, थानेश्वर के पुष्यभूत वंश के शासक प्रभाकर वर्धन, जो वर्धन है उनका पुत्र थे, यानी कि उनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? प्रभाकर वर्मा था। और इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ध्यान रखना दोस्तों, ये कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। इनके पिता का नाम याद रखें दोस्तों, प्रभाकर वर्मा। और सम्राट हर्ष ने रत्नावली दोस्तों और प्रियदर्शिका और नागानंद नामक दोस्तों ये नाटकों की दोस्तों क्या की है? रचना भी की है दोस्तों। ये भी आप ध्यान रखना कि हर्ष की जो रचना है वो रत्नावली है, प्रियदर्शिका है और नागानंद है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख और दोस्तों पुलकेशर द्वितीय की खालिस्तान पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो क्या वर्णन करता है दोस्तों? तो वो है हमारे हर्ष। कौन दोस्तों? हर्ष। हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। क्योंकि ऐहोल अभिलेख दोस्तों रवि कीर्ति द्वारा लिखित है, जो कि पुलकेशर दोस्तों, पुलकेशर द्वितीय के शासन काल में एक क्या थे? जैन कवि थे दोस्तों। और दोस्तों रवि कीर्ति का जो ऐहोल जो शिलालेख है दोस्तों, वो पुलकेशर द्वितीय की हर्ष पर जो विजय के बारे में विस्तार का वर्णन करता है, वो ऐहोल अभिलेख दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे ऐहोल अभिलेख दोस्तों? कर्नाटक में दोस्तों स्थित है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन के जो शासनकाल में भारत आया था वो थे हमारे वेंगसांग। कौन थे दोस्तों? वेंगसांग थे। जैसे कि आप देख रहे होंगे वेंगसांग थे, जिन्हें दोस्तों ज्वांगजांग भी कहते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कुछ और भी इससे संबंधित फैक्ट हैं वो जान लीजिए दोस्तों। ये एक तरफ दे रखे हैं शासकों शासनकाल दोस्तों, और एक तरफ दे रखा है आपका ये आपका राजदूत है जो कि विदेशी यात्री थे। तो पहला है आपको तो दोस्तों हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? वेंगसंग दोस्तों। और ये है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुमायूं आया था दोस्तों। और वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों इब्न बतूता आया था। वहीं महमूद गजनवी दोस्तों अलबरूनी के शासनकाल में आया था। और जो महमूद गजनवी के शासनकाल में दोस्तों कौन आया था? अलबरूनी आया था। वहीं मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में दोस्तों मार्को पोलो आया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत पर बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान दिया था, आप यहाँ देख रहे होंगे कि आर्यभट्ट का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों बीजगणित के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे संबंधित और भी फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि
आर्यभट्ट प्राचीन काल में एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे दोस्तों, जिन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दोस्तों योगदान दिया था। और आर्यभट्ट का जो हुआ है जन्म, वो कहाँ हुआ दोस्तों, तो आप ध्यान रखना, उनका जन्म हुआ था कुसुमपुर में दोस्तों, उनका जन्म हुआ था। अब देखते हैं, एक तरफ व्यक्ति लिखे हैं, एक तरफ उनका कार्य क्षेत्र है। तो वहीं ऑप्शन में ये आप देख रहे हैं, ये चरक हैं। तो जो चरक हैं, चरक दोस्तों महर्षि और आयुर्वेदिक विशारद थे दोस्तों। इन्होंने इस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया था। अगला है ये ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त दोस्तों भारतीय गणितज्ञ थे। और जो 12 मेहर हैं दोस्तों, 12 मेहर भी आपके भारतीय गणितज्ञ थे। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो थे बाणभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि हैं दोस्तों, वो कौन है दोस्तों, बाणभट्ट हैं, जो कि इनके दरबारी कवि हैं दोस्तों। अब मैं बता दूं, जो बाणभट्ट ने, जो ये बाणभट्ट हैं दोस्तों, उन्होंने हर्षरथ नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें हर्ष के शासनकाल की जानकारी मिलती है दोस्तों। और चीनी यात्री दोस्तों वेंग सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे दोस्तों। और हर्षवर्धन स्वयं साहित्यकार साहित्यकार था। और प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद दोस्तों, ये क्या है, हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। अगला दोस्तों आप देख रहे होंगे, ये रेलवे जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चीनी यात्री वेंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री वेंगसांग किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, तो अभी मैंने बताया था, तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, जिसमें नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था। और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों ये कौन था, तो आप बता देंगे, ये वेंगसांग था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, अगला है कि इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों कौन आया था, तो आप कहोगे कि वेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि इनमें से कौन चीनी यात्री नालंदा और नालंदा आया था और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा था। तो दोस्तों कौन रहा था, तो आप बता देंगे दोस्तों कौन रहा था। अब जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी इसकी जिक्र की थी, कौन सा, वेंगसांग, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो मैंने बता भी दिए थे कि बाणभट्ट दोस्तों 7वीं शताब्दी में संस्कृत गद्य लेखक थे। और ये कौन थे दोस्तों, और ये गद्य लेखक भी थे और ये कवि भी थे दोस्तों। ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनमें दो प्रमुख ग्रंथ हर्षचरित और कादम्बरी हैं। ध्यान रखना है, इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, एक का नाम है हर्षचरित, एक का नाम है कादम्बरी। इनमें दोनों ग्रंथ दोस्तों संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं दोस्तों। अगला है कि निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। तो चंद्रगुप्त के 9 रत्न ही बताऊंगा दोस्तों, इनमें से बताना है कि कौन से 9 रत्न में से एक है। तो दोस्तों 12 मेयर हैं, ये कौन से, ये भारतीय गणितज्ञ थे जो हमने अभी बताए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही है। तो इससे संबंधित फैक्ट भी जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इन्होंने 375 से 415 ईसा पूर्व में शासन किया था दोस्तों। गुप्त साम्राज्य का यह भारतीय स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सप्तम गुप्त संवत की शुरुआत की थी। रांची अभिलेख में ये देवराज, दोस्तों ये ध्यान रखना है, देवराज कहा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिनका नाम इस प्रकार है दोस्तों, कालिदास, बारहमेहर, धनवंतरी, घटाखरबड़, शंकु, अमर सिंह, वेताल भट्ट, छपड़क और बर्रुज, ये आपके 9 इनके नवरत्न थे। तो इनका भी आप नाम ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कौन सा नहीं है, इसलिए। अगला है कि इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन जाना जाता है, वो थे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन दोस्तों कहा गया था।
जैसा कि आप देख रहे होंगे समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि वह चंद्रगुप्त प्रथम का दोस्तों पुत्र था और वह गुप्त वंश का एक महान योद्धा और कुशल सेनापति भी था दोस्तों। और चंद्रगुप्त की विजयों के कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ध्यान रखना है कि जो विसेंट स्मिथ है दोस्तों, विसेंट स्मिथ की पुस्तक का नाम ध्यान रखना है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना है। और आगे दिया गया है कि इन्होंने ही दोस्तों क्या कहा था, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा था। और इनकी उपाधि भी है दोस्तों, समुद्रगुप्त की तो उपाधि क्या थी, तो इन्हें पराक्रमांक भी बोलते थे और अप्रतिरथ भी बोलते थे और दोस्तों सर्वराजोच्छिष्टा भी बोलते थे और लिच्छवी दोहित्र बोलते थे। ये सब क्या है दोस्तों, समुद्रगुप्त की उपाधियां हैं। अगला है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताना है। तो समुद्रगुप्त जो उनकी पुत्री का नाम था वो था प्रभावती गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो चंद्रगुप्त का जो शासनकाल था दोस्तों, वो 375 से 415 में रहा था दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का। और ये सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों। और बात करें कि अब अपनी वैवाहिक नीति को दोस्तों दो पड़ोसी राज्य नागाओं और वाकटकों के खिलाफ निर्देशित किया था दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जो जो इनकी जो सबसे पहले जो रही हैं दोस्तों, उनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी राजकुमारी कुबेर नागा से। ये सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने नागा राजकुमारी कुबेर नागा से दोस्तों शादी की थी और इनको मित्र बनाया तथा चंद्रगुप्त अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह दोस्तों महाराष्ट्र के वाकटर शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था। इस तरह वो महाराष्ट्र और मध्य भारत में अपनी शक्तियों को मजबूत किया। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासकों का एक अन्य नाम है। तो दोस्तों विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासकों का एक अन्य नाम है, तो आप कह देंगे कि ये है चंद्रगुप्त द्वितीय का। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी रचना है। तो मेघदूत दोस्तों कालिदास की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल सही होगा। तो कालिदास की और भी रचनाएं दी गई हैं इसमें, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये कालिदास की रचना है दोस्तों। कौन कौन सी हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। और दोस्तों ये इनके नाटक हो गए। अब है महाकाव्य, तो महाकाव्य में रघुवंशम और कुमार संभव। और इनके कालिदास के खंडकाव्य भी हैं। खंडकाव्य कौन से, मेघदूत और ऋतुसंहारम, ये इनके खंडकाव्य हैं। अगला है प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं। तो दोस्तों ये है प्रशस्ति, उसमें किन्होंने लिखी हैं, तो आप कह देंगे गुप्त जो वंश है, गुप्त वंश के शासकों ने अपनी प्रशस्तियां, अपनी जो उपलब्धियां हैं वो लिखवाई थी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला है गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीड़ा वादक था। तो अच्छा जो बीड़ा वादक रहा है दोस्तों वो रहा है समुद्रगुप्त, यानी कि बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। और इन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। जिस क्वेश्चन के बारे में डिटेल बतानी है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अगर मैंने पिछले क्वेश्चन बता दिए तो मैं नहीं बता, जिससे आपका समय खराब ना हो। अगला है किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का जो स्वर्ण युग कहा गया है दोस्तों वो कहा है गुप्त साम्राज्य का, जो कि 34 शताब्दी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। उससे संबंधित और भी फैक्ट बता दूं मैं आपको कि चित्रकारी के क्षेत्र में अजंता एलोरा जो बाकी जो गुफाओं हैं वो चित्रकारी के लिए दोस्तों प्रसिद्ध हैं। वहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दोस्तों आर्यभट्ट जहां पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की और सूर्य केंद्र ब्रह्मांड का सिद्धांत भी दिया दोस्तों, वहीं दूसरी ओर बारह मेयर ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की थी। तो और चंद्र कैलेंडर की बात
करें दोस्तों चंद्र कैलेंडर की शुरुआत कितने की, तो आपका वो 12 मेहर ने की थी। वहीं जो हमारे जो सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप कह देंगे दोस्तों आर्यभट्ट ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो मैंने आपको अभी इसकी जिक्र भी की थी। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, तो आप बता देंगे दोस्तों, ये कहा जाता है दोस्तों आपका गुप्त काल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी, तो जो इसकी स्थापना थी दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों बता दूं कि हमारे कुमारगुप्त प्रथम है दोस्तों, उनका कार्यकाल दोस्तों 415 से 455 ईसा पूर्व में रहा था, और बिहार राज्य के नालंदा जिले में इन्होंने करवाया था। इनकी स्थापना कराई थी नालंदा विश्वविद्यालय की इन्होंने। और जब नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, तब वहाँ के जो दोस्तों उसके जो विश्वविद्यालय के कुलपति थे वो कौन थे, शीलभद्र थे दोस्तों। ये क्या है, वेंगसांग के समय जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे वो कौन थे दोस्तों, शीलभद्र थे। और 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों नष्ट कर दिया था। अगला है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली, तो इनके बाद जो गुप्त साम्राज्य की जो बागडोर संभाली थी वो संभाली थी चंद्रगुप्त वो समुद्रगुप्त ने, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने दोस्तों खालिस्तान पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था। तो किन के साथ युद्ध किया था, तो वो किया था दोस्तों कन्नौज के साथ। इसके साथ दोस्तों कन्नौज के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि चौथी शताब्दी की शुरुआत के अंत में गुप्तों ने खालिस्तान में से एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर दिया था। तो स्थापित कौन सा किया था दोस्तों, तो आप कह देंगे कि मगध का, मगध में एक छोटा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था। गुप्त वंश की राजधानी बताना है, तो गुप्त वंश की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। अगला है कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक दोस्तों कौन है, तो आप कह देंगे श्रीगुप्त इनके वास्तविक संस्थापक हैं। अगला है कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, तो भारत का भ्रमण उस समय किसने किया था, तो आप कह देंगे दोस्तों ये फांग ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फांग भारत आया था दोस्तों। वह चंद्रगुप्त द्वितीय शासन काल में आया था, और फायांग की दोस्तों भारत यात्रा के उद्देश्य में बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों की जो है उनको उसने खोया था। इसलिए फायांग ने उन्हीं स्थानों के भ्रमण और महत्वपूर्ण उनका जो किया था भ्रमण उसको महत्व दिया था दोस्तों। और दोस्तों बौद्ध धर्म से ये क्या है संबंधित रहे हैं। अगला है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे, तो हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि रहे हैं दोस्तों वो बाणभट्ट रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बाणभट्ट हर्षवर्धन की राज्यसभा के क्या रहे हैं, दरबारी कवि रहे हैं। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी रहे हैं दोस्तों, और इन्होंने हर्षचरित कादम्बरी रचनाएं लिखी हैं। और दोस्तों चंद्रवरदाई जो है वो आपके पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। जो ये चंद्रवरदाई हैं वो पृथ्वीराज चौहान कौन थे, राजकवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे दोस्तों, इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। यह ध्यान रखना है कि जो जयदेव हैं जो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, और उन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी।
अगला है कि हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास खालिस्तान प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। तो वो दो उस समय दोस्तों कौन आए थे, तो आप कह देंगे दोस्तों उस समय राजपूत आए थे। कौन आए थे, राजपूत दोस्तों आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का एक खालिस्तान ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया था। तो जो गुजरात तक जो विस्तार किया था वो दोस्तों कब किया था, तो आप कह देंगे 390 ईस्वी में दोस्तों किया था, यानी कि इनका ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि चीनी यात्री इत्सिंग दोस्तों खालिस्तान में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। तो वो कहाँ पे सीखा था दोस्तों संस्कृत, तो आप कह देंगे ताम्र लिपि में। कहाँ दोस्तों, ताम्र लिपि में सीखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। इसका और भी देख लो कि जो इत्सिंग है वो चीनी बौद्ध यात्री था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और वो दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था। सुमात्रा तथा लंका होते हुए वो ताम्रलिप्त पहुंचा था, जहां 3 वर्षों तक रहकर उसने संस्कृत का दोस्तों क्या किया था, संस्कृत का अध्ययन किया था। यानी कि अब दोस्तों अब क्या करना है कि जैसा कि आप देख रहे होंगे ये अब है चैप्टर नंबर 11। तो दक्षिण भारतीय राजवंश चोल चालुक्य पल्लव और संगम। दोस्तों मैं इस रेलवे की जो जीके है उसमें क्या करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जीके है चाहे रीजनिंग, उसमें एक चैप्टर लेता हूँ एक वीडियो में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो दोस्तों इस तरीके से मैं उसमें डेली पीवाई की क्वेश्चन कराता हूँ और उससे संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं वो भी मैं कराता हूँ। तो दोस्तों हमारे इस ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।